मुजफ्फरनगर में अलविदा जुम्मा के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही और नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने खुद नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर हालात का जायजा लिया और ईदगाह का निरीक्षण भी किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त करती रहीं। अधिकारियों ने धर्मगुरुओं और नागरिकों से संवाद कर आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही लोगों से अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा गया। आने वाले नवरात्रि और ईद पर्व को देखते हुए जिले में सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, आज अलविदा की नमाज है। हालांकि हमने 13 तारीख को भी अलविदा की नमाज संपन्न कराई थी। आज भी सकुशल अलविदा की नमाज चल रही है और कल ईद का पर्व है। साथ ही साथ हमारी नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है और माँ दुर्गा की पूजा भी चल रही है कई जगह पर, कई मंदिरों पर। और इस परिदृश्य में साथ ही साथ मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो सभी के दृष्टिकोण से आज पैदल मार्च और फ्लैग मार्च पूरी एसपी सिटी और हम सीओ सिटी और सभी हमारे इंस्पेक्टर जो कोतवाली हैं, खालापार हैं, सिविल लाइन से सभी इसमें पूरे दल बल के साथ किया जा रहा है। बाकी इसमें डीएम साहब से भी वार्ता की गई है ताकि कोई भी, चूँकि बारिश भी थोड़ा हो रही तो उसके उस परिदृश्य में उस मद्देनज़र भी इसका फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि हर चीज़ को देखा जाए, नज़दीकी से कोई ऐसा इशू ना आए जिससे कि कोई अव्यवस्था या दुर्व्यवस्था पैदा हो। बाकी साथ ही साथ एक मैसेज भी दिया जा रहा है ताकि ये लोगों का एहसास हो कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। और निश्चित तौर से इसमें मैंने सभी जो धर्मगुरु उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये मैसेज डाउन द लाइन एक युवा तक पहुँचना चाहिए कि इसी देश का हम निवासी और हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं और हमारे साथ कोई देश नहीं, और विकास में एक एक आदमी सहयोग करे ताकि हमारा देश ताकतवर और शक्तिशाली। निश्चित तौर से यही जो मैंने अपील किया कि सभी लोग इसका एहसास करें और आपसी प्रेम भाव सौहार्द से त्यौहार मनाएं। क्योंकि जब कोई इशू आता है तभी हम विनाश की तरफ जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो प्रेम भाव और सद्भाव से जो भी चीज़ें होती हैं निश्चित तौर से बेहतर, और शांति व्यवस्था बनाए रखने में जो भी कोई अवरोध उत्पन्न करेगा, कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, सख्त कार्रवाई मुकदमा लिख करके की जाएगी और गिरफ्तारी करके सख्तम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निश्चित तौर से एक बार फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि लोग, ये आपका देश है, आपका जनपद है, आप इसके विकास में सहयोग करें तथा प्रेम भाव और सद्भाव से हर त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान इज्जत करते हुए संपन्न कराएं। मुजफ्फरनगर के नगर पालिका प्रांगण में विद्युत एवं स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वयं मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। कई मामलों में मौके पर ही समाधान कर राहत भी दी गई। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायतें करते हुए कहा कि नए मीटर से बिजली बिल पहले की तुलना में ज्यादा आ रहा है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हैं। कई लोगों ने पुराने मीटर को ही सही बताया और स्मार्ट मीटर प्रणाली पर सवाल उठाए। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस दौरान एक हेल्पलाइन नंबर 9193331304 भी जारी किया गया ताकि भविष्य में भी उपभोक्ताओं को सहायता मिलती रहे। मंत्री ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजफ्फरनगर में लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि जब से स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए हैं तब से लोगों को समझ में न आने के कारण से व्यवस्थित तरीके से लोगों को बताया नहीं गया, जिसके कारण से लोगों के कनेक्शन कटे और कनेक्शन कटने के बाद भी, पैसा जमा करने के बाद भी प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ। उसको लेकर जो लगातार फोन आते रहे, तो आज मैंने यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे एक्सटीएन, हमारे एससी, एसडीओ और हमारे सब समाज सेवी लोग, सभी समाजसेवी पार्टी के सब लोग, संस्थाओं के लोग सब यहाँ पर आए हैं। सबके सामने चौपाल लगा करके समस्या को सुनने की कोशिश की है। कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। समस्या एकदम बहुत सारी है, लेकिन स्मार्ट मीटर ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि सबको जैसे एडवांस प्रीपेड मोबाइल होता है उस तरीके से प्रीपेड लोग कनेक्शन लेंगे, पैसा जमा करेंगे और जितना वो चाहे उतना पैसा जमा करवा सकते हैं। अभी लोगों ने ये भी पूछा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो जैसे मोबाइल चलाते हैं उसी तरीके से सिस्टम हो गया। चूँकि बहुत सारे लोग बिल उठाते थे, बहुत सारी देनदारियाँ बिजली विभाग की रहती थी, जिसके कारण से बिजली विभाग लगातार लंबे समय से लॉस में चल रहा था। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए परिवर्तन हुआ और इसके साथ साथ वर्टिकल व्यवस्था भी हुई है। और वर्टिकल व्यवस्था होने के कारण से अधिकारी बदले हैं, सप्लाई अलग हो गई है और बिलिंग का मामला अलग हो गया है। तो इस व्यवस्था को हमने अभी एक जो नंबर है कंट्रोल रूम का मुजफ्फरनगर में 1912 तो है ही, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, लेकिन मुजफ्फरनगर में ही 919333
9304। मैं दोबारा बोल देता हूँ 9193331304। अब ये कंट्रोल रूम का नंबर चीफ साहब ने हमको दिया है, कोई समस्या होती है तो इस पर बात करेंगे और दोबारा इस कैंप को हम लगाएंगे। जनता की इस भावनाओं को समझते हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। एकदम सारी समाज की समस्या बहुत सारी एकदम नहीं है, तो तत्काल इसका प्रभाव होना संभव हमको नजर नहीं आ रहा है। और जनता से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। विभाग के अधिकारी भी लगातार उनके संपर्क में भी हैं, उनके नंबर भी उन पर हैं, हमारा नंबर भी सबके पास है। लगातार हम समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान आज करने की कोशिश की गई है। काफी सारे लोगों का ऑन स्पॉट समस्या का समाधान हुआ है। हमारे सभासद भी हैं जो लगातार समस्या को सुनते हैं और मैं चाहूँगा जो कंट्रोल रूम दिया गया इस पर बातचीत करें और कोई समस्या होती है 2-3 दिन के अंदर अनाउंस करके फिर इस कैंप को लगाने का प्रयास करें। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आस्था का जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। कालकाजी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर जय माता दी के जयकारों के साथ माता के दर्शन कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई है और वीआईपी पास की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। माता जी का इतिहास तो सर पांडवों के टाइम से है कि पांडवों ने यहाँ पे माता की जब युद्ध से पहले यहाँ पे अर्चना की थी, उसके बाद ये मंदिर की स्थापना की थी युद्ध करने से पहले। तो सूर्यकूट की जो अरावली पर्वत है उधर जो एक पॉइंट है पीक सूर्यकूट, उधर ये मंदिर स्थापित है। तो ये देवी पांडवों के टाइम से अभी तक स्थापित हो रखा है इसका। माता ब्रह्मचारिणी का आज स्वरूप है माता का। इसमें जो माई का ये इसमें 9 दिन के अलग अलग रूप रहते हैं। इसमें तो हमारे जो बड़े हैं वही आपको ढंग तरीके से बता पाएंगे कि कैसे इसकी पूजा अर्चना होती है, क्योंकि हमारे उसमें तो नॉर्मली जैसे चलता आया है वैसे ही हम उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे जो आज पूजा जैसी होएगी कल भी वैसी होएगी। एक अष्टमी की पूजा जो माँ दुर्गा का स्वरूप होता है उसकी पूजा बड़ी विशेष होती है। विशेष तो हर नवरात्र होता है, ये नहीं होता कि एक मेन विशेष, सारे विशेष नवरात्रे होते हैं। दिल से आस्था करिए, अपना जो फास्ट रखते हैं सबसे पहले सुबह उठ के भगवान की पूजा करिए। चाहे ब्रह्मचारिणी का है तो सुबह उठ के अपना जो ब्रह्मचारिणी का होता है अपना हलवा जो सिंगाड़े का बनता है आपको वो खाना चाहिए। इस बार हमने वीआईपी ट्रीटमेंट रखा हुआ है, लोगों के लिए व्यवस्था बनाई है, भंडारा किया हुआ है। जो लोग बाहर से आते हैं जो घर नहीं जा पाते उनके लिए हमने व्यवस्था बना रखी है, धर्मशाला प्रोवाइड कर रखी है, उन लोगों को वॉशरूम दे रहे हुए हैं और हमारे 24 घंटे भंडारा बाहर चलता रहता है। जी मंदिर देखा जाए तो ये हमारा अरावली हिल्स पे बनाया जाता है, जो पूरी दिल्ली और अरावली पर्वत पे बोली जाती है। और ये इतिहास हमारा महाभारत से स्टार्ट हुआ आता है, जब पांडव अपना युद्ध के लिए जा रहे थे, वनवास के लिए गए थे, जब से स्टार्ट है मंदिर के रास्ते। मंत्र तो काफ़ी हैं बट जो मेन होता है हमारी महामाई के लिए यूज होता है वो होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वाहा रुक्मे वंदना मृत्यु मोक्षी महामृतात्। बहुत खुश हुए मैया जी के ऐसे दर्शन हुए हैं, बहुत ही खुले दर्शन हुए एकदम। बोल कालका मैया की जय। 9 नवरात्रे मनाते हैं हम, नौमी को पूजा करते हैं मैया 9 देवियों की, और मैया रानी का खूब व्रत रखे और खूब खुशहाली से मनाते हैं मैया रानी। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। माया देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज रहा है। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे माहौल और भी आध्यात्मिक हो गया है। इस खास दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व होता है और भक्त विधि विधान से माता की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शिमला में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जहां देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। शहर के ऐतिहासिक रिज मैदान पर लोग छाता लेकर और गर्म कपड़ों में नजर आए, जिससे साफ है कि मौसम का असर जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। धुंध के कारण विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है, जिससे सड़क और यातायात पर असर पड़ सकता है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम को देखते हुए सावधानी बरतें। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है, इसलिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं के बाद अब हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बदलाव 21 मार्च तक जारी रह सकता है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी खुद अपने से गई हार्ड डिस्क छीन करके चोरों की तरह भागी, यह बताता है कि कहीं न कहीं इनके पैसों के लेन देन जो 2700 करोड़ रुपए कोयला घोटाले का मनी ट्रेल पकड़ा गया है, उसमें ममता बनर्जी पूरे तौर पर शामिल है। ममता बनर्जी को यह भी बताना चाहिए कि 2021 में चुनाव जब समाप्त हो गया, उसके बाद इन्होंने पिछले साल जून तक 371 करोड़ रुपए आईपैक कंपनी को दिए हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि हर साल ये 100 करोड़ रुपए किस एवज में दिए जाते हैं, इसका काम क्या है, और क्या आईपैक का केवल चुनाव का मॉनिटरिंग और चुनाव का मैनेजमेंट का काम नहीं है, क्या आईपैक ममता बनर्जी के अवैध धनों को भी मैनेज करती है, जिसके कारण उनको 371 करोड़ दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की पूरी मशीनरी जो है वह घोटाला, माफिया, अपराधियों के द्वारा संचालित है। इस बार बंगाल की जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी और ये सारे घोटालेबाज जेल में नजर आएंगे।